हेलो, नमस्ते सभी को। क्या हालचाल है भाई। शुरू करते हैं आज हम अगली एक्सरसाइज 15.2 और इसमें जो नया कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी 15.1 उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या अंतर है वो हम जानते हैं। दोनों सेम ही है, बस हल्का फुल्का अंतर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। एक तो फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला ये था, ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक था ए बटे बी की प्रोबेबिलिटी का, एक था बी बटे ए की प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों फॉर्मूले लेने हैं। जैसे ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है। आप एक बात बताओ, ये जो पी ऑफ बी है ये कहाँ है, ये डिवाइड में है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए बटे बी गुणा में पी ऑफ बी और बराबर आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम यहाँ ध्यान दे, ये पी ऑफ ए कहाँ है, भाग में है। अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो पी ऑफ बी बटे ए गुणा में पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्यों है, तो आप ध्यान दें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फॉर्मूला कौन सा है, जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वही का वही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए हैं। अब एक अगली बात आती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है ना, इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी कहते हैं। यानी ए गुणा में बी, यानी इंटरसेक्शन को बीच में से हटा दो और दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा दो। यानी पी ऑफ ए बी का मतलब बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो जो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दोनों सेम होती है, बराबर होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के बराबर होती है और बराबर होगा इसके। यानी जहाँ ये ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, और जहाँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। तो दोनों बातें सेम हैं, कोई भी अंतर नहीं है। अब एक सवाल होगा आपका कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या ये वाला इस्तेमाल करना है। तो देखो भाई, पता कैसे चलेगा, उसका तरीका ये है, जब भी आपसे आपने घटना माननी, देखो ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी यहाँ पर इवेंट्स हैं, यानी घटनाएं हैं जो हम घटना सवाल में मानेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों चीज़ें, यानी ए बी और बी बी, यानी इंटरसेक्शन दोनों की बात करती है, दोनों की इकट्ठे की बात करती है। तो जब भी आपसे ए और बी इवेंट के दोनों के इकट्ठे की प्रोबेबिलिटी पूछे तो समझ जाना वहाँ पर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाना है, यानी वहाँ पर इन में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब सवाल है सर ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, तो भाई ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आता है, ये शब्द आपको सवालों में मिलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं कार्ड का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो कार्ड मेरे पास 52 पत्ते हैं, मैंने क्या किया, एक पत्ता निकाल लिया, उनमें से निकाल के उस पत्ते को बाहर रख दिया। ठीक है, मैंने निकाला उस पत्ते को, 52 पत्ते थे, 52 पत्तों मैंने एक पत्ते को निकाला, निकाल के आपने उसको देखा, देख के आपने उसको साइड में रख दिया। अब जो पत्ता आपने निकाल लिया ना, उसको आपने वापस अंदर नहीं डालना है। अब जो पत्ता, दूसरा पत्ता जब आप निकालोगे ना, तो दूसरा पत्ता 52 पत्तों में से बाहर नहीं निकलेगा, दूसरा पत्ता 51 पत्तों में से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने एक पत्ते को बाहर निकाल के साइड में रख दिया है। यही है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो चीज़ बाहर निकल गई ना वो वापस अंदर नहीं जाएगी, बस यही है विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए। और अगर विद रिप्लेसमेंट कह दे, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बाहर निकाली और बाहर निकाल के वापस डाल दी, तो वो विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, टोटल पत्ते कम हो जाते हैं। जैसे आपने एक पत्ते को निकाला, निकाल के देखा और साइड में बाहर रख दिया। अब पहले तो आपने जो पत्ता निकाला था ना वो 52 पत्तों में से बाहर निकाला था। अब जब दोबारी पत्ता बाहर निकालेंगे ना, तो दोबारी पत्ता 51 पत्तों में से बाहर निकलेगा। और अगर मान लो मैं एक और पत्ते को निकाल के बाहर रख दूं, तो जो तीसरा पत्ता निकलेगा वो कितने पत्तों में से बाहर निकलेगा, 50 पत्तों में से बाहर निकलेगा। ऐसे प्रोसीजर चलता जाता है। तो मेरे ख्याल में विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ गए होंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का सिंपल मतलब है जो चीज़ बाहर निकल गई वो वापस अंदर नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है, समझ गए। अब आते हैं हम सवालों के ऊपर। पहला सवाल पढ़ते हैं हम। पहला सवाल क्या कहा गया यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड। हमें एक स्पेड निकालना है ऑन ईच ऑफ द टू कंजिक्यूटिव ड्राज फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई ध्यान दे, यहाँ पर कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर पत्ता बाहर निकल गया ना तो वापिस अंदर नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना है हमें, समझ गए। अब देखो इस सवाल में ही लैंग्वेज पढ़ो एक चीज़, इसमें एक शब्द आया है कंजिक्यूटिव, और कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और कंजिक्यूटिव के आगे है टू,
टू कंजिक्यूटिव ड्राज। टू कंजिक्यूटिव ड्राज का मतलब क्या होता है कि दो लगातार ड्रा किए हैं। ड्रा का मतलब होता है भाई निकालना। इसका मतलब हमने लगातार दो पत्ते बाहर निकाले हैं। पहला पत्ता बाहर निकाला होगा, फिर हमने दूसरा पत्ता बाहर निकाला होगा। अब सवाल है कि सर हमने पत्ते कौन से बाहर निकाले हैं, तो भाई लिख रखा है ऊपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कंजिक्यूटिव ड्रा। वो कह रहा है कि एक स्पेड का पत्ता निकालना है और स्पेड का ही पत्ता आपको दोनों कंजिक्यूटिव ड्राज में निकालना है। यानी कि जो दोनों पत्ते आपने निकाले हैं ना, वो दोनों पत्ते आपको स्पेड के निकालने हैं। और मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, स्पेड के पत्ते की बतानी है। और स्पेड आपने कितने पत्ते निकाले हैं, दोनों पत्ते निकाले हैं ना, यानी मुझे दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो आप घटनाओं के नाम दो। तो आप एक बात बताओ, पहली घटना क्या घटेगी, पहली घटना घटेगी कि हमने एक स्पेड का पत्ता बाहर निकाल लिया। और दूसरी घटना क्या घटेगी कि हमने वापस एक और स्पेड का पत्ता बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों घटनाओं में ही हमने स्पेड का पत्ता बाहर निकाला है। उसने खुद कहा है कि स्पेड का पत्ता निकालना है दोनों ड्राज के अंदर। और टू कंजिक्यूटिव ड्राज यानी दो लगातार ड्रा किए हैं, दो पत्ते बाहर निकाले हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है भाई कि आपने पहला पत्ता बाहर निकाल लिया ना, तो वो निकल ही गया, वो वापस अंदर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप बताओ टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। और टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड होता है भाई हुक्म का पत्ता, याद करो मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बताया था। टोटल स्पेड के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। अब पहली घटना लिखते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रा। ए वो घटना है कि हमें गेट हो जाए, गेट का मतलब हमें प्राप्त हो गया एक स्पेड का पत्ता। कब प्राप्त हो गया भाई, पहले ड्रा में, यानी जब हमने पहला पत्ता बाहर निकाला तो उसमें हमें एक स्पेड का पत्ता मिल गया। ये घटना नंबर 1 हो गई। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड इन सेकंड ड्रा, यानी दूसरे ड्रा में भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक स्पेड का पत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल में यही कहा है। अब एक एक करके दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ही प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मेरे फेवर में कितने पत्ते हैं भाई, भाई स्पेड के तो 13 पत्ते हैं ना, और मैं स्पेड का ही पत्ता निकाल रहा हूं, तो मेरे फेवर में स्पेड हो गए, कितने पत्ते हैं 13, और भाई टोटल पत्ते कितने हैं 52। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या जो पहली घटना है वो तो घट चुकी है ना, और पहली घटना का असर क्या दूसरी घटना पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि पहली घटना में जो पत्ता निकल लिया ना, वो तो बाहर चला गया, अब वो वापस अंदर नहीं आएगा। अगर वो वापस अंदर नहीं आएगा ना, तो भाई स्पेड का भी एक पत्ता कम हो गया और टोटल में भी एक पत्ता कम हो गया, क्योंकि जो पत्ता बाहर निकला है वो स्पेड का ही तो निकला है। तो स्पेड के कितने पत्ते बच गए, 12, और भाई टोटल पत्ते कितने बच गए, 51। यानी जो दूसरा पत्ता बाहर निकलेगा ना, वो 12 पत्ते मेरे फेवर में होंगे, क्योंकि एक पत्ता कम हो गया स्पेड का, और टोटल पत्ते कितने हो गए, 51। अब आप एक बात बताओ, क्या जो दूसरी घटना घटी है उस पर पहली घटना का असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो अगर दूसरी घटना पर पहली घटना का असर पड़ा है तो इसे लिखेंगे B/A। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में, ए घटना घट चुकी है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए घटना घट चुकी है कि नहीं घट चुकी है, तो बिल्कुल ए पहले घटी होगी, बाद में ही तो बी घट रही है, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। अब ध्यान दो, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों पत्ते स्पेड होंगे। दोनों पत्ते स्पेड होंगे इसका मतलब दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। और जब भाई इकट्ठी बतानी होती है ना, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कह दो, मैंने आपको बताया था। और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या तो ये लगेगा या ये लगेगा। तो भाई यहाँ पर किस किस की वैल्यू आई है, एक तो ए की और एक B/A की। तो ए और B/A देख लो, यहाँ पर ए ये रहा, B/A ये रहा, तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर लग जाएगा। और हमने यहाँ पर दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बताई, तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया। इसको हमने अप्लाई कर दिया और वैल्यू पुट कर दी और सवाल को सोल्व कर दिया। सिंपल सा काम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक कार्ड इज ड्रान फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमने एक पत्ते को बाहर निकाला है 52 पत्तों में से। देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रान, ध्यान दो, पहली बार हमने एक पत्ते को बाहर निकाला 52 पत्तों में से, उसके बाद हमने एक दूसरा पत्ता भी बाहर निकाला है 52 पत्तों में से ही। ठीक है, यानी हमारे पास हमने 2 पत्ते बाहर निकाले, ये तो बात कन्फर्म हो गई। पहले एक पत्ता निकाला एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रान, इसका मतलब हमने यहाँ पर 2 पत्ते बाहर निकाले, तो घटना कितनी घट गई, 2 घटना घट गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर बताएगा कि पहला पत्ता किसका चाहिए और दूसरा पत्ता किसका चाहिए। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इस बात की संभावना क्या होगी कि जो पहला पत्ता हो वो सफेद का हो और दूसरा पत्ता हो वो क्लब का हो। पहला पत्ता किसका हो, स्पेड का, और दूसरा पत्ता किसका हो भाई, क्लब का। आगे लिख भी दिया, इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, ये कह रहा है कि पहला पत्ता रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस नहीं किया गया इसका मतलब ये है कि पहले पत्ते को जो आपने बाहर निकाल दिया ना, तो वापिस अंदर नहीं गया, वो बाहर ही पड़ा रहा।
तो इससे होगा क्या, टोटल पत्ता एक कम हो जाएगा, यानी जब सेकंड पत्ता निकलेगा तो वो 51 में से बाहर निकलेगा। आ जाओ, तो टोटल कार्ड कितने हैं भाई, 52। और भाई टोटल यहाँ पर दो बातें आई हैं, एक तो सफेद और एक कलब। सफेद के भी 13 पत्ते होते हैं और कलब के भी 13 पत्ते होते हैं। तो पहली घटना क्या घटेगी, यहाँ देखो, दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड, पहला पत्ता स्पेड का चाहिए और सेकंड कार्ड किसका होना चाहिए, क्लब का होना चाहिए। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रा और लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्लब कार्ड, यहां लिखो क्लब कार्ड, गेटिंग ए क्लब कार्ड इन सेकंड ड्रा। समझ गए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया है। अब अगर मैं ए की प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आप मुझे बताओ मेरे फेवर में कौन है, स्पेड का पत्ता, स्पेड के पत्ते कितने हैं 13, और भाई टोटल आउटकम कितने हैं 52, 13/52। अच्छा, बी दूसरा पत्ता किसका निकला है, क्लब का, फेवर में कितने पत्ते हैं 13, और टोटल पत्ते भाई 51 हो जाएंगे, 52 नहीं होंगे, क्योंकि एक पत्ता कम हो चुका है। एक पत्ता कम हो गया तो 52 की जगह क्या आएगा यहाँ पर अब की बार 51, क्योंकि टोटल पत्ते 51 बचे हैं। अब वापस से ध्यान दें, आप एक बात बताओ, क्या दूसरी घटना पर पहली घटना का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल पड़ा, क्योंकि दूसरी घटना से एक पत्ता कम हुआ ना भाई। दूसरी घटना में क्या हुआ है, एक पत्ता कम मिला है हमें, क्योंकि जो पहली घटना थी उसमें एक पत्ता बाहर निकल गया। इसका मतलब जो दूसरी घटना है उसमें पहली घटना का असर पड़ रहा है, यानी पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसे बी नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मत लिखना, यहाँ बी/ए आएगा। बी/ए का मतलब क्या है, ए घटना घट चुकी है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये बी/ए तब लिखना है जब पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ता दिखे। अब मुझे क्या बताना है, यहां पढ़ो, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला पत्ता स्पेड का होगा और दूसरा पत्ता क्लब का होगा, यानी मुझे पहले और दूसरे दोनों कार्ड की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी बताओ पहला पत्ता स्पेड का हो और दूसरा पत्ता क्लब का हो। भाई जब दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है तो इसका मतलब होता है मुझे इंटरसेक्शन बतानी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बतानी है। अब ए इंटरसेक्शन बी कह दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कह दो, दोनों बातें सेम है। इसका फार्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू ये रही और भाई इसकी वैल्यू ये रही, वैल्यू लगा दी, सोल्व कर दिया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है एक अर्न कंटेन, अर्न का मतलब भाई बर्तन होता है, एक बर्तन में 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, और कह रहा है कि 2 बॉल्स ड्रा करी गई है फ्रॉम द अर्न। हमने 2 बॉल निकाली है, तो भाई अगर 2 बॉल निकाली है तो घटना कितनी घट गई, 2 घट गई। बर्तन में से हमने 2 बॉल निकाली है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कहना यह चाहता है कि जब आपने पहली बॉल निकाल ली ना तो वो वापस अंदर नहीं गई, अगर वो अंदर नहीं जाएगी तो टोटल बॉल में एक बॉल कम हो जाएगी। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल ड्रॉन्स आर ब्लैक। आगे कह रहा है इस बात की क्या संभावना है कि दोनों की दोनों जो गिंडी होगी वो ब्लैक कलर की होगी, यानी हमने दोनों की दोनों बॉल कैसी कलर की चाहिए, ब्लैक कलर की, यानी पहली बॉल भी काले कलर की आनी चाहिए और दूसरी बॉल भी। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने बैग में ये देखो कि बैग में क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे जी बैग में टोटल बॉल दी, बैग कह रहा हूँ सॉरी, बर्तन में क्या दिया हुआ है, टोटल बॉल्स इन अर्न 10 ब्लैक और 5 व्हाइट, तो 10 और 5 भाई कितनी हो गई, 15 बॉल हो गई कि नहीं हो गई। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। अब यहाँ पर वो कह रहा है सबसे पहले तो हमारे पास हमने 2 बॉल निकाली है और दोनों की दोनों कैसी आनी चाहिए, काली आनी चाहिए, यही कहा है। तो इसका मतलब पहली घटना में भी काली बॉल निकलनी चाहिए और दूसरी घटना में भी भाई काली बॉल निकलनी चाहिए। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रा, यानी पहले ड्रा में हमें काली बॉल मिले। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रा, और सेकंड ड्रा में भी भाई हमें काली बॉल चाहिए। तो पहली ड्रा में अगर हमें चाहिए काली बॉल तो काली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई आप बताओ टोटल ब्लैक बॉल कितनी दे रखी है सवाल में 10, और भाई टोटल बॉल कितनी दे रखी है 15, तो मेरे फेवर में कितनी बॉल हो गई 10 और टोटल कितनी हो गई 15, हो गया सवाल। अब हम बी की निकालते हैं, ध्यान दे यहाँ बी नहीं लिखेंगे, यहाँ बी/ए लिखेंगे। कारण क्या है इसका, इसका कारण ये है क्योंकि उसने कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पहली बॉल अगर बाहर निकल गई ना तो वो वापस अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब भाई एक बॉल कम हो गई, तो अगर एक बॉल कम हो गई तो जब दूसरी बॉल मैं निकालूंगा ना वो 15 में से नहीं निकलेगी, वो 14 में से निकलेगी। मतलब इस दूसरी घटना पर पहली घटना का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना लिख के बी/ए लिखेंगे। समझ गए, अगर पहली घटना का असर यहाँ नहीं पड़ता तो इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे बी/ए। बी/ए का मतलब है जो नीचे होता है वो घटना घट चुकी है, तो ए घटना घट चुकी है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप बताओ मुझे दूसरे ड्रा में भी काली बॉल चाहिए कि नहीं चाहिए, और भाई काली बॉल कितनी बच गई 9, क्योंकि एक काली बॉल 10 थी, एक तो निकल चुकी पहली बार तो 9 बच गई, और टोटल भी तो एक कम हो गई तो 14 बच गई। अब मुझे भाई दोनों बॉल ब्लैक चाहिए थी, उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, यानी मुझे दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। इकट्ठी का मतलब भाई इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी कह सकता हूं, मैंने शुरू में बताया आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों की गुणा कर दो, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए,
आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 4 में चलें। ये कह रहा है एक बैग है और उस बैग में 19 टिकट हैं। 19 टिकट पर हमने नंबर डाल दिए 1 से लेकर 19। पहली टिकट पर 1, दूसरी टिकट पर 2, तीसरी टिकट पर 3, चौथी पर 4, और सारी टिकटों को हमने क्या किया है, एक बैग के अंदर डाल दिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए टिकट इज ड्रान। ड्रान का मतलब होता है भाई निकालना। वो कह रहा है कि हमने एक टिकट को बाहर निकाला है, एंड देन अनदर टिकट इज ड्रान, और उसके बाद हमने एक दूसरी टिकट को बाहर निकाला है। तो आप बताओ यहाँ पर घटना कितनी घट गई, 2। सबसे पहले हमने पहली टिकट को बाहर निकाला, फिर हमने दूसरी टिकट को बाहर निकाला। अब सवाल ये आता है कि सर हमने कौन सी टिकट को बाहर निकाला, वो आगे बताएगा ये। आगे एक और शब्द देखें, विदाउट रिप्लेसमेंट है भाई। इसका मतलब ये है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई टिकट बाहर निकल गई तो वो वापस अंदर नहीं जाएगी। इसका मतलब जो दूसरी टिकट बाहर निकलेगी तो उसमें एक संख्या कम हो जाएगी। आगे ध्यान दे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट विल शो इवन नंबर। ये कह रहा है कि दोनों टिकट जो आए ना उन पर इवन नंबर लिखा होना चाहिए। तो इसका मतलब पहली टिकट जो निकले उस पर भी एक इवन नंबर लिखा हो, और भाई दूसरी टिकट निकले उस पर भी क्या लिखा हो, एक इवन नंबर लिखा हो। तो घटना लिखते हैं सबसे पहले। टोटल टिकट कितनी है भाई, 19। अब 19 टिकटों में इवन नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। भाई 1 से लेकर 19 तक यही नंबर तो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर जो 2 से भाग होते हैं भाई। तो इसका मतलब टोटल कितने इवन नंबर के टिकट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 19 टिकट हैं और उनमें से इवन नंबर के कितने टिकट हैं, 9 टिकट हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं घटना नंबर 1। घटना नंबर 1 में भी हमें इवन नंबर की टिकट चाहिए और घटना नंबर 2 में भी हमें इवन नंबर की टिकट चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर टिकट इन फर्स्ट ड्रा। पहले ड्रा में भी हमें इवन नंबर की टिकट चाहिए, और लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर टिकट इन सेकंड ड्रा, और दूसरे ड्रा में भी हमें भाई इवन नंबर की टिकट चाहिए। तो अगर मैं एक ही प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो मुझे बताओ मेरे फेवर में इवन नंबर है ना, और इवन नंबर की टिकट कितनी है टोटल, 9, और टोटल आउटकम कितने हैं, 19। 9/19 हो जाएगी। यहाँ ध्यान दो, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मत लिखना, इसको बी बटे ए लिखना। कारण क्या है, क्योंकि पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ रहा है भाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए लिखेंगे। बी बटे ए लिखेंगे तो आप बताओ टोटल इवन नंबर की टिकट थी कितनी, 9। एक तो निकल गई तो कितनी बच गई, 8। और टोटल टोटल में भी तो एक कमी आ गई भाई, क्योंकि टोटल 19 थी, 19 में से एक निकल गई तो 18 बच गई। 8/18 हो गया हमारे पास ये। अब मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसने मुझसे क्या कहा था, जरा पढ़ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट विल शो इवन नंबर। यानी उसने दोनों टिकट की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, और इकट्ठी का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पूछी थी, तो भाई दोनों की कर दो गुणा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकाली आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे बी दोनों गुणा करोगे, उत्तर आपके पास आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है कि 3 बॉल्स हैं और उनको सक्सेसिवली ड्रा किया गया है। सक्सेसिवली फ्रॉम बॉक्स, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी पहली निकाली, फिर उसके बाद दूसरी निकाली, फिर उसके बाद तीसरी निकाली, तो 3 गिंडी हमने बाहर निकाली है। ठीक है, आगे कह रहा है एक बॉक्स, और उस बॉक्स में कितनी बॉल है भाई, 6 रेड, 4 वाइट और 5 ब्लू बॉल। ध्यान दे, 6 तो लाल हैं, 4 सफ़ेद हैं और 5 नीली हैं। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रान इन ऑर्डर। वो कह रहा है कि 3 बॉल बाहर निकाली है और बॉलों को, और बैग में बॉल ये हैं, और आगे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन बॉल्स को इस ऑर्डर में बाहर निकाला है, रेड, वाइट और ब्लू। यानी कि पहली बॉल लाल कलर की आनी चाहिए, दूसरी बॉल वाइट कलर की आनी चाहिए, और तीसरी बॉल ब्लू कलर की आनी चाहिए। इफ ईच बॉल ड्रान इज नॉट रिप्लेस, भाई ध्यान दे यहाँ पर भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब अगर कोई बॉल बाहर निकल गई तो वो वापस अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर ही पड़ी रहेगी। समझ गए, तो हमने 3 बॉल बाहर निकाली है। पहली बॉल लाल कलर की आनी चाहिए, दूसरी बॉल वाइट कलर की आनी चाहिए, और तीसरी बॉल किसकी आनी चाहिए भाई, ब्लू की। तो पहले तो आप लिख लो आपके पास कितनी बॉल दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, टोटल बॉल है मेरे पास 6 रेड, 4 वाइट, 5 ब्लू। टोटल कितनी हो गई भाई, 15 बॉल हो गई। अब यहाँ पर घटना बनेगी भाई 3, क्योंकि 3 बॉल बाहर निकली है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, पहली घटना में हमें कैसी बॉल चाहिए, लाल कलर की, दूसरी घटना में कैसी चाहिए, व्हाइट कलर की, तीसरी घटना में कैसी चाहिए, ब्लू कलर की। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रा, और लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इन थर्ड ड्रा। लिख दिया आपने। अब एक एक करके सबकी भाई प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। तो अगर मैं एक ही प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप ये देखो, आपको लाल कलर की बॉल चाहिए, तो मेरे फेवर में कौन हो गई, लाल बॉल हो गई। लाल बॉल कितनी है भाई, 6, और टोटल कितनी है, 15। अब उसने ये कहा है कि बॉल रिप्लेस नहीं हुई, मतलब जो बॉल बाहर निकल गई ना वो निकल गई। तो आप बताओ, अब जब आप दूसरी बार व्हाइट बॉल को बाहर निकालोगे तो मेरे फेवर में कौन है अब की बार, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है मेरे भाई, 4, तो मेरे फेवर में कितनी है, 4। और भाई टोटल में एक कमी हो जाएगी, तो 15 थी तो अब 14 बच जाएगी। हो गया कि नहीं, लेकिन
लेकिन ध्यान दें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिखेंगे, यहाँ बी बटे ए लिखेंगे। कारण क्या है साहब है, मैं आपको हर सवाल में बताते चल रहा हूँ, पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ रहा है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना लिख के बी बटे ए लिखेंगे। मतलब जो घटना नीचे है वो घट चुकी है और बी जो ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। समझ गए? अब सी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भाई। तो सी की निकालोगे तो सी की कैसे निकालोगे? तो सी पे हमें कैसी बॉल चाहिए? ब्लू बॉल। और ब्लू बॉल कितनी है मेरे भाई? 5। और टोटल बॉल कितनी हो गई? तो आप कहोगे जी 2 बॉल तो निकल गई, तो टोटल 15 थी, 15 में से 2 कम हो गई, तो कितनी बच गई? 13। तो 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ मैंने लिखा है 5/13। समझ में आ गई बात? अब ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, आप कहोगे सर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्यों नहीं लिखा, यहाँ सी बटे ए बी क्यों लिखा? तो मैंने आपको ये बता रखा है भाई, जो चीज़ नीचे लिखी होती है ना वो घटना घट चुकी है। तो आप बताओ नीचे ए और बी लिखा है, इसका मतलब ए और बी घटना घट चुकी है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? सी की। अच्छा सवाल ये है कि यहाँ सी क्यों नहीं लिखा अकेला? तो भाई उसका दूसरा कारण ये है कि क्या ए और बी घटना का असर सी पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो भाई बिल्कुल पड़ रहा है। ए और बी घटना का असर सी के ऊपर पड़ने लग रहा है, इसका मतलब इसलिए हम इसको सी बटे ए बी लिखेंगे। अगर ए और बी घटना का असर सी पर नहीं पड़ता तो यहाँ केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखते। ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसने क्या पूछा था? उसने 3 बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना मुझसे। यहाँ ध्यान दो, उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ इन दीज आर ड्रॉन इन रेड व्हाइट एंड ब्लू। उसने कहा था कि तीनों बॉलों की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड की, व्हाइट की, ब्लू की। तो तीनों बॉलों का मतलब नाम क्या दिया था आपने? पहली को लाल को क्या नाम दिया था? ए। व्हाइट को क्या नाम दिया था? बी। और भाई ब्लू को क्या नाम दिया था? सी। मतलब आपको तीनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इकट्ठी का मतलब इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और भाई इंटरसेक्शन का मतलब गुणा होता है, इसका मतलब मैं इंटरसेक्शन को क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। यानी मुझे ये वैल्यू बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। और जो जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, पहले आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए निकाली, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बटे ए बी निकाली, तीनों की कर दो गुणा, वही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे चलें तो अगली है, अगला क्वेश्चन है 3 कार्ड। दोबारा ध्यान दे भाई, 3 पत्ते बाहर निकाले हैं सक्सेसिवली। सक्सेसिव का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, एक के बाद दूसरा निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ गौर करें, 3 पत्ते बाहर निकाले हैं सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना किसी रिप्लेसमेंट के। यानी कि अगर कोई चीज़ बाहर निकल गई, कोई पत्ता बाहर निकल गया, वो वापिस अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखें। टोटल पत्ते कितने हैं भाई? 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आगे बता भी दिया कि पहले 2 पत्ते तो किंग के होने चाहिए और भाई तीसरा पत्ता एस यानी कि इक्का होना चाहिए। तो भाई हमारे पास 2 बातें आई हैं, एक तो राजा और एक भाई एस। अगर आपको याद हो तो जब हमने बेसिक्स पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल पत्ते 52 होते हैं, टोटल राजा 4 होते हैं और टोटल एस भी कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। टोटल के कितने होते हैं? 4। उसने कहा है कि पहले दोनों पत्ते तो किसके होने चाहिए? राजा के। और आखिरी पत्ता किसका होना चाहिए? एस का। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग इन फर्स्ट ड्रा। तो ए वो घटना है कि जब हमें पहला पत्ता किंग का मिल जाए, और दूसरा पत्ता भी हमें किसका चाहिए? लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग इन सेकंड ड्रा। दूसरा पत्ता भी हमें राजा का चाहिए। तीसरा पत्ता किसका चाहिए वो हम आगे बात करते हैं। तो पहले इन 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो आप बताओ, अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो पहला पत्ता किसका चाहिए? राजा का। तो मेरे फेवर में कौन हो गई? किंग। किंग कितने हैं? 4। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 4/52 हो गया। अब जब आप दूसरा पत्ता निकालोगे तो जाहिर सी बात है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक पत्ता कम हो गया हमारे पास। अगर एक पत्ता कम हो गया, अब एक पत्ता हमारे पास कम हो गया है, अगर कम हो गया है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मत लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए लिखना। क्योंकि बी घटना के ऊपर ए घटना का असर पड़ रहा है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए लिखेंगे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ भी पत्ता किसका चाहिए? राजा का चाहिए। राजा थे कितने? 4। और भाई बच कितने गए? 3, क्योंकि एक तो यहाँ निकल गया और टोटल पत्तों में भी तो एक की कमी आएगी, तो यहाँ 51 हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई? अब तीसरा पत्ता किसका निकालना है भाई? एस का निकालना है, इक्का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस इन थर्ड ड्रा। हमें तीसरा पत्ता एस का चाहिए और भाई टोटल इक्के होते कितने हैं? 4। और नीचे 50 आएगा। 50 क्यों आएगा? क्योंकि टोटल पत्ते 52 थे, 52 में से 2 तो बाहर निकल गए, तो कितने बच गए? 50 बच गए। तो इसको लिखेंगे सी बटे ए बी। क्यों लिखेंगे सी बटे ए बी? क्योंकि जो चीज़ नीचे लिखी होती है वो घटना घट चुकी है, तो इसका मतलब ए और बी घटना तो घट चुकी है ना, और हमें सी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और दूसरी बात, इसको लिखने का एक कारण और भी है, क्योंकि ए और बी घटना का असर सी के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इसे सी बटे ए बी लिख रहे हैं। अगर ए और बी घटना का असर सी पर नहीं पड़ता तो यहाँ केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखते। समझ गए? ये हो गया। अब बाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी? मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी थी, यहाँ पढ़ोगे तो अगर आप सवाल को, कहाँ गया यार वो पेज, ये रहा। देखो, मुझे बतानी थी कि प्रोबेबिलिटी बताओ पहले 2 पत्ते तो किंग के होंगे और तीसरा पत्ता एस का होगा। मतलब 2 पत्ते किंग और एक पत्ता एस, मतलब तीनों की इकट्ठे की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इसका मतलब
ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी ए बी सी की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। उसका क्या होगा, आपने जो जो वैल्यू निकाली है ना तीनों की गुणा कर दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बटे बी, तीनों गुणा करके फाइनल उत्तर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखिए, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, भाई टोटल पत्ते 52 है हमारे पास, और 52 में हमने 4 पत्ते निकाले। अब की बार अगर पत्ते 4 निकले हैं तो घटना कितनी बन गई भाई, 4 बन गई, 4 घटना घटेगी। 1 बाई 1 एक एक करके निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक पत्ता अगर बाहर निकल गया तो वो वापस अंदर नहीं जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसीज, आगे लिख भी दिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सारे के सारे पत्ते किसके होंगे भाई, इक्के के होंगे, एसीज होंगे, सारे पत्ते किसके होंगे, इक्के के होंगे। यानी पहला पत्ता भी इक्के का, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे के सारे इक्के होंगे। टोटल पत्ते 52 होते हैं, टोटल इक्के कितने होते हैं, 4। अब चारों पत्ते निकालने एक के बाद एक, तो लिखेंगे पहली घटना भी क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए एस इन फर्स्ट ड्रा। पहला पत्ता किसका निकलना है, एस का, दूसरा पत्ता भी किसका निकलना है, एस का, तीसरा पत्ता भी किसका निकलना है, एस का, और चौथा पत्ता भी किसका निकलना है, एस का। एक एक करके प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या लिखेंगे, टोटल एस कितने हैं, 4, तो फेवर में कितने हो गए, 4। अब भाई टोटल पत्ते कितने हैं, 52, 4 बटे 52 हो गया। दूसरी घटना निकालेंगे तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए एस इन सेकंड ड्रा, तो यहाँ बी बटे ए लिखेंगे, कारण क्या है, क्योंकि पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ बी बटे ए लिखेंगे। दूसरी बात, ए घटना घट चुकी है तो जो घट चुकी होती है वो नीचे आती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ऊपर आएगी। अब आप बताओ यहाँ पर कितने पत्ते बच गए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मतलब ये पत्ता निकल के बाहर चला गया, तो मेरे पास टोटल इक्के कितने रह गए, 3, और भाई टोटल पत्तों में भी तो एक की कमी आएगी, 3 बटे 51। आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरा पत्ता भी किसका चाहिए मुझे, एस का चाहिए। लेट्स सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस इन थर्ड ड्रा। अब इक्के कितने रह गए, 2 इक्के तो बाहर निकल गए, 2 बच गए हमारे पास, तो यहाँ 2 आएगा, और टोटल में 2 की कमी हो जाएगी क्योंकि 2 पत्ते हमारे बाहर निकल गए। अब आगे ध्यान दें, अब हम निकालते हैं चौथा पत्ता। चौथा पत्ता भी किसका निकालना है, एस का, तो यहाँ लिखेंगे लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस इन फोर्थ ड्रा, तो यहाँ लिखेंगे डी बटे ए बी सी। ए बी सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों घटना घट चुकी है, और घट चुकी है तो जो घटना घट चुकी होती है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है वो लिखेंगे ऊपर। और दूसरा इसको लिखने का एक कारण ये भी है कि ए बी सी तीनों घटनाओं का असर भी डी पर पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डी बटे ए बी सी लिख रहे हैं। अगर ए बी सी घटना का असर डी पर नहीं पड़ता तो इसको हम केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखते। अब बताओ, 4 इक्के थे, 4 में से 3 तो निकल चुके हैं 3 घटनाओं में, एक बचा है भाई मेरे पास। अगर एक बचा है तो ऊपर तो आएगा मेरे फेवर में 1, और टोटल पत्तों में भी तो 3 की कमी हो गई, तो 52 थे तो 49 बच गए, 1 बटे 49। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी थी सारे के सारे पत्ते किसके हों, इक्के के हों। आपने देखो पहला पत्ता को क्या माना था, पहले इसको क्या माना था ए, दूसरे इसको क्या माना था बी, तीसरे इसको क्या माना था सी, और चौथे इसको क्या माना था डी। मतलब मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, या मैं कहें ए बी सी डी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी चारों के चारों पत्ते इक्के के होने चाहिए। जो जो वैल्यू आपने निकाली है ना सबकी गुणा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बटे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बटे ए बी सी, सबकी गुणा करके फाइनल उत्तर हमारे पास आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई इस एक्सरसाइज का, जो हमें करना है वो ध्यान दें। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बैग है और उसमें 4 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं, और एक दूसरा बैग है उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन। ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि 2 बैग है हमारे पास, पहले बैग में 4 रेड और 3 ब्लू हैं, दूसरे बैग में 3 रेड और 5 ब्लू हैं। एक बॉल को हमने बाहर निकाला है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, पहले बैग से हमने एक बॉल को बाहर निकाला, एंड पुट अनसीन। ध्यान दे, मैंने पहले बैग में से बॉल को बाहर निकाल दिया और बिना देखे हुए उसको सेकंड बैग में डाल दिया, और उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू। उसके बाद हमने सेकंड बैग में से बॉल को निकाला है और उसने पूछा है कि सेकंड बैग में से ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसने किया क्या, मैं आपको समझाता हूं। पहले बैग, 2 बैग थे, 2 बैग में से पहले बैग में से हमने एक बॉल को निकाला बिना देखे हुए, हमने उसका कलर नहीं देखा, बिना देखे हुए हमने बॉल को निकाला और निकाल करके उसको कहाँ डाल दिया, सेकंड बैग में डाल दिया। सेकंड बैग में से फिर हमें ब्लू बॉल चाहिए। उसने कहा है कि सेकंड बैग में से हमने एक बॉल को निकाला, तो इस बात की क्या संभावना है कि जो दूसरे बैग में से हम बॉल निकालेंगे वो ब्लू कलर की होगी। आइए निकालते हैं इस सवाल को, बहुत आसान डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, देखिए क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास 2 बैग हैं, तो पहले बैग में 7 बॉल हैं, 4 रेड 3 ब्लू, दूसरे बैग में 8 बॉल है, 3 रेड और 5 ब्लू। ये डायग्राम बना है इसका, ध्यान से देखें। ये था मेरा पहला बैग भाई,
बैग नंबर 1 ध्यान से देखें, इसमें 4 रेड और 3 ब्लू बॉल है। उसने कहा है कि बैग नंबर पहले में से एक बॉल को निकालो, तो मैंने एक बॉल निकाली। अब जब आप उस बॉल को निकालेंगे तो मुझे आप एक बात बता दो, ये जो बॉल निकलेगी भाई ये लाल कलर की भी हो सकती है और ये ब्लू कलर की भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया अगर ये लाल कलर की निकलेगी तो लाल कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लाल कलर की प्रोबेबिलिटी को मैंने R1 नाम दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या होगी मेरे फेवर में, कितनी, 4 और टोटल कितनी, 7। यानी अगर बॉल लाल कलर की होगी तो उसके निकलने की संभावना क्या होगी, 4/7। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बॉल आप बाहर निकालें वो ब्लू कलर की आ जाए, तो ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी को मैंने B1 घटना नाम दिया है। तो अगर हम B1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगी मेरे फेवर में, कितनी है, 3 और टोटल कितनी है, 7। तो लाल कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/7 और ब्लू कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो भी बॉल आपकी निकली है ना उसको उठा के हमने सेकंड बैग में डाल दिया है। तो भाई ध्यान दो, अगर मान लो लाल कलर की बॉल आती और उसको मैं सेकंड बैग में डालता तो सेकंड बैग में कितनी बॉल हो जाती, तो सेकंड बैग में 3 रेड और 5 ब्लू तो पहले से ही थी, एक रेड ये आ गई, तो 3 रेड और एक रेड क्या 4 रेड हो गई कि नहीं हो गई, 4 रेड हो गई और 5 ब्लू हो गई। बताओ हो गई कि नहीं हो गई। अब सेकंड बैग में बॉल हो गई 4 और 5, 9 बॉल हो गई टोटल, पहले 8 थी अब 9 हो गई। अब उसने कहा है कि सेकंड बैग में से कैसी बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल निकालनी है हमें। दोबारा से सुने भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने लाल बॉल को निकाल के डाल दिया इसमें, तो लाल बॉल कितनी हो गई हमारे पास, 3 रेड और एक रेड। यानी इसमें 3 रेड और 5 ब्लू तो थी, एक रेड यहाँ से आ गई, तो 3 रेड और एक रेड कितनी हो गई, 4 रेड और 5 ब्लू तो थी इसमें। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 9। अब उसने कहा है, सवाल में खुद कहा है कि सेकंड बैग में से ब्लू बॉल निकालनी है। तो सेकंड बैग में से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस घटना को मैंने बिट 2 नाम दे दिया। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट 2 नहीं लिखेंगे, इसको बिट 2/R1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो बॉल निकली है ना ब्लू, ये तब निकली है जब R1 घटना हो चुकी है। और R1 घटना क्या थी भाई, ध्यान दे, R1 घटना थी एक लाल बॉल का निकलना। यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब एक लाल बॉल पहले बैग में से दूसरे बैग में डाल दी गई हो तो बिट 2/R1 कहेंगे इसे। अब यहां से ब्लू बॉल कितनी है, 5 और टोटल बॉल कितनी है, 9, 5/9 हो जाएगा। ये तो था केस नंबर 1। लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी में सारी संभावनाएं देखनी पड़ती है। अब दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी संभावना भाई ये बन सकती है कि क्या पता पहले बैग में से ब्लू बॉल बाहर आ गई हो और ब्लू बॉल को हमने दूसरे बैग में डाल दिया हो। तो दूसरे बैग में बॉल थी टोटल 3 रेड और 5 ब्लू। अब एक ब्लू बॉल और आ गई तो 5 और 1 6 ब्लू हो गई कि नहीं हो गई। तो टोटल बॉल तो 9 हो गई, 3 रेड और 6 ब्लू। अब दूसरे बैग में से कैसी बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल निकालनी है। और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या नाम दे रखा है, बिट 2। लेकिन यहाँ बिट 2/B1 लिखेंगे, क्योंकि भाई B1 घटना घटी है तभी तो बिट 2 घटी है। यानी ये घटना हो चुकी है, यानी यहां से ब्लू बॉल आई है उसके बाद ही तो आपने यहां से ब्लू बॉल निकाली है। तो यहाँ बिट 2/B1 लिखेंगे, यानी जो घटना हो चुकी वो नीचे आएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ऊपर। और दूसरे वाले ब्लू बॉल को हमने बिट 2 नाम दे रखा है, पहले वाले ब्लू बॉल को हमने B1 नाम दे रखा है। समझ गए यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवर में कितने हैं, 6 और टोटल कितने हैं, 9, 6/9। अब भाई आपको कुछ नहीं करना, ये बना पहला केस और ये बना दूसरा केस, दोनों केसों को जोड़ के लिख दो, वही आपका फाइनल उत्तर है। लिख देते हैं पहले। अब हमने जैसा जैसा करा है ना वो हम सारा मैं बता देता हूँ, ये तो मैं डायग्राम के माध्यम समझाया, मैं समझा देता हूँ। तो पहली घटना क्या बटी भाई, R1। लेट R1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉल। भाई पहली घटना ये घट सकती है कि मेरे पहले बैग में से लाल बॉल बाहर निकल जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/7। दूसरी घटना क्या हुई कि मेरे पहले बैग में से ब्लू बॉल निकल जाए और उसकी घटना को मैंने क्या नाम दिया था, B1। लेट B1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये दोनों घटनाएं मैंने लिख दी यहाँ पर, दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी यहाँ पर। अगली घटना क्या घटेगी, ये घटना होने के बाद दूसरी बॉल कब निकलेगी, दूसरी बॉल तब निकलेगी जब इन बॉलों को रख दिया जाएगा सेकंड बैग में। और दूसरी बॉल कौन सी निकाली है भाई, ब्लू बॉल। और ब्लू बॉल को मैंने क्या कहा है, बिट 2 कहा है। तो लेट बिट 2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ये घटना हो गई। अब यहां पर पहला केस क्या बनेगा, पहला केस तो बनेगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट 2/R1, इन दोनों की, क्योंकि एक संभावना ये बन सकती है और एक संभावना ये बन सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट 2/R1, यानी ये घटना घटेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये घटेगी, ये और प्लस का निशान लगा के ये, क्योंकि यहां पर केस 2 बन गए, या तो घटना नंबर 1 घटेगी या घटना नंबर 2, वही लिखा है मैंने। केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी हम यहां पर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, कब बता रहे हैं कि जब एक लाल बॉल सेकंड बैग में ट्रांसफर हो गई हो। यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब एक लाल बॉल इसमें ट्रांसफर हो गई तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ब्लू बॉल की बतानी है, तो ब्लू बॉल को क्या नाम दिया है, बिट 2। तो ब्लू बॉल को क्या नाम दिया है भाई, बिट 2। और लाल बॉल को क्या कहा है हमने, R1। तो ये 5/9 हो गया, यानी जो यहाँ लिखा है ना हमने उसी को लिखा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया है। समझ गए।
केस नंबर सेकंड क्या बनेगा? केस नंबर सेकंड ये बनेगा कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे हम। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कब बताएंगे? जब पहले बैग में से भी ब्लू बॉल डाल दी गई होगी। देखो दो केस बने हैं। पहला केस तो बना है कि लाल बॉल दूसरे बैग में डाली हो, और दूसरा केस बना है कि ब्लू बॉल दूसरे बैग में डाली हो। निकालनी दोनों केस में ब्लू बॉल की है, तो ब्लू बॉल को B2 कह रखा है और पहले वाले ब्लू बॉल को B1 कह रखा है। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/9। और हमें बतानी थी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल को क्या मान रखा है हमने? B2, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सबको गुणा कर दो। पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/R1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1। सोल्व कर देना, फाइनल उत्तर हमारे पास आ जाएगा। धन्यवाद। और इसको पढ़ें, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भगवान भला करे आप लोगों का।